We are currently dealing with salary income chapter, which is a very important chapter under the act called Income Tax Act 1961. Friends, before this we have tried to cover gratuity rules, pension rules, then house rent allowance. Today we are going to discuss one of the important part of salary called perquisites. परक्यूजिट्स सैलरी का ही एक हिस्सा है, सैलरी का ही एक भाग है जो कंपनी जो होती है वो अपने कर्मचारी को पे करती है, आइदर कैश और इन काइंड। तो ये थोड़ा समझने, शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। परक्यूजिट्स क्या है? एनी एडिशनल बेनिफिट्स पेड और अलाउड टू अ पर्सन because of his position in the company in addition to wages, or we can say salary, is called perquisites, also known as perks. आपको सैलरी तो जो मिलनी है वो मिलनी है, जो वेजेस या सैलरी आपको मिल रही है कंपनी में से वो तो मिलनी है, लेकिन कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलता है। उस एडिशनल बेनिफिट को हम क्या कहेंगे? परक्यूजिट्स। ये एडिशनल बेनिफिट जो है काइंड या कैश में हो सकती है। एग्जांपल ले लेते हैं, इफ एन एम्प्लॉय इज गिवन फ्री हाउसिंग अकोमोडेशन, रहने की सुविधा दी गई हो फ्री में, और अ कार इज प्रोवाइडेड टू हिम बाय द कंपनी, कंपनी ने कार दी हो खुद की कि भाई इसी कार में आपने आना है, इसी कार में आपने जाना है, कंपनी के पर्पस के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। देन सच फैसिलिटीज आर परक्यूजिट्स, यानी रहने की सुविधा दी हो, मोटर कार की फैसिलिटी दी हो, तो ये सब किस चीज की बातें हो रही? परक्यूजिट्स। ठीक है, एक टाइप की फैसिलिटी है जो कंपनी दे रही है अपने कर्मचारी को ताकि वो अच्छे से काम कर सके, अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, उसके लिए सब इजी गोइंग हो जाए। Three types of perquisites are provided for in the Income Tax Act. Perquisites exempted from tax in all cases, means taxable in the hands of all employees, whether it is a government employee or a non-government employee. दूसरी सिचुएशन क्या है सर? Perquisites taxable for all types of employees. Perquisites पहले में exempted है यानी टैक्स फ्री है, सभी प्रकार के कर्मचारी के लिए टैक्स फ्री perquisites भी हो सकती है, सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल परक्यूजिट्स भी हो सकती है, और स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल परक्यूजिट्स की भी प्रोविजन की गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। इनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में मैंने आपको बताया है कि भाई रहने की सुविधा फ्री में आपको दी गई हो, रेंट फ्री अकोमोडेशन देते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, फ्री रेंट में रहने की सुविधा करके दी हो कंपनी ने, मोटर कार दी हो कंपनी की तरफ से, मेडिकल फैसिलिटी दी गई हो, ठीक है, यहाँ हो सकता है बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की सुविधा दी गई हो, यहाँ हो सकता है आपको लैपटॉप दिया गया हो, यहाँ मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए दिया हो, किसी क्लब में आपको मेंबरशिप लेके दी हो, कोई गिफ्ट वाउचर मिला हो कंपनी की तरफ से। ये सब परक्यूजिट्स के एग्जाम्पल्स है। कुछ परक्यूजिट्स टैक्सेबल होंगे, कुछ पार्शियली टैक्सेबल होंगे, कुछ फुल्ली टैक्सेबल होंगे, कुछ फुल्ली टैक्स फ्री होंगे, कुछ पार्शियली टैक्स फ्री होंगे, ये सारी बातें अंदर आ जाती है। अब परक्यूजिट्स बहुत सारे प्रकार की है, तो जो इसमें डिटेल में पूछी जाती है दोस्तों वो है रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी फ्री में रहने की सुविधा जिसमें कोई भी भाड़ा आपने देना नहीं है कंपनी को। जैसे कंपनी ज्वाइन की तो कंपनी के क्वार्टर्स आपको रहने के लिए दिए गए, उसी क्वार्टर्स में आप रहते हैं, तो आप फ्री में रह रहे हैं, तो आपने वहाँ कोई भी एक तरीके से रेंट पे नहीं करना है कंपनी को। ऐसी सिचुएशन है, यहाँ हो सकता है तो शायद थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज आपसे लिया जाए, शायद लिया जाए, डिपेंड करता है कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये रूल समझना जरूरी, क्योंकि इसके बेसिस पे, इस पर्टिकुलर परक्यूजिट के बेसिस पे आपको सम्स पूछे जाते हैं। तो पहले इसके रूल्स शॉर्ट में समझ लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन द एम्प्लॉइज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, इसके वैल्यूएशन के लिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन के वैल्यूएशन के लिए दो प्रकार के कर्मचारियों में इसके रूल्स बांटे गए हैं। पहला है सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाएगा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज और अदर एम्प्लॉयज। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, इसके अंदर कौन होते हैं सर? इंक्लूड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यही होते हैं सिर्फ। द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू सच एम्प्लॉयज इज इक्वल टू लाइसेंस। इसके वैल्यूएशन में जो लाइसेंस फी होगी which is calculated by the government itself for the allotment of the house, तो गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस फी फिक्स की गई है
वो जो पे किया गया है बस उतना ही टैक्सेबल अमाउंट होगा, जो बहुत ही छोटी रकम होती है। तो सरकारी कर्मचारी के लिए टैक्सेबल अमाउंट बहुत छोटी रहेगी। यहाँ पे जो लाइसेंस फी पे की गई होगी उतनी ही अमाउंट टैक्सेबल होगी, उससे ज़्यादा कुछ पे नहीं करना है। तो ये अच्छी बात है, सरकारी कर्मचारी हो तो उनके लिए अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन की सुविधा दी गई है तो उनके लिए बहुत ही नॉमिनल रकम जो फीस होती है बस वही टैक्सेबल अमाउंट हो। दूसरे कैटेगरी पे चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ या अन्य एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, जैसे कि एसएमसी के हो, शायद एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल अथॉरिटी और फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे हो सकते हैं। अगर इस कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको इनको शामिल किया गया है। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ एंड अदर एम्प्लॉयज़ का मीनिंग यहाँ क्लियर कर दिया गया है। एक तो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होंगे, साथ साथ में लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ होंगे और फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़। तो ये कैटेगराइज कर दिया गया है। अब इनकी वैल्यूएशन के लिए आपने यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट करना होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ हैं, फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो यहाँ पे आपने पहली चीज़ क्या करनी है, यू आर सपोज टू मेक द वैल्यूएशन ऑफ सैलरी, सैलरी कैलकुलेट करनी है। और यहाँ सैलरी का मीनिंग क्या है, BABC। तो ये BABC का फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। B स्टैंड्स फॉर बेसिक, A स्टैंड्स फॉर ऑल टैक्सेबल अलाउंस। टैक्सेबल अलाउंसेस, अलाउंसेस बहुत सारे हैं दोस्तों, उसमें से आपने टैक्सेबल अलाउंसेस लेने। अलाउंसेस की कैटेगरी बहुत लंबी है, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस हैं। तो उसमें से जो टैक्सेबल अमाउंट होगी वो लेनी है यहाँ वैल्यूएशन में। बी से बेसिक, ए से अलाउंस, टैक्सेबल अलाउंस, बी से फिर बोनस और सी से कमीशन। ये चार चीज़ों का समावेश होता है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के वैल्यूएशन के लिए सैलरी के अंदर क्या किन चीज़ों का समावेश होता है, वो जो चार चीज़ें मैंने आपको बताई, बेसिक सैलरी, टैक्सेबल अलाउंस, बोनस, कमीशन। टैक्सेबल अलाउंस में जो डियरनेस अलाउंस है वो हम कौन सा लेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला अलाउंस वो ही लेना है, अगर वो हो तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। अदर एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट, कोई और बेनिफिट मिला हो रिटायरमेंट के वक्त पे या नौकरी छोड़ते वक्त, अगर कोई ऐसा है मॉनेटरी बेनिफिट मिला है, पेमेंट मिला है, तो उसका भी समावेश किया जाएगा। तो इन 6 चीज़ों का ओवरऑल समावेश हो सकता है मैक्सिमम। सैलरी के अंदर किन चीज़ों का समावेश नहीं होगा, तो DA, अगर DA रिटायरमेंट बेनिफिट वाला नहीं है तो यहाँ DA को हम इग्नोर करेंगे, ध्यान में नहीं। दूसरा क्या ध्यान में नहीं लेंगे, कंपनी का कोई कंट्रीब्यूशन हो टूवर्ड्स PF, कंपनी का कंट्रीब्यूशन PF के अंदर हो तो वो नहीं लेना है। कोई टैक्स फ्री अलाउंस हो सकता है, टैक्सेबल अलाउंस लेना है उल्टा कर देंगे तो टैक्स फ्री नहीं लेना है, सिंपल है। और अन्य कोई ऐसी परक्यूजिट हो एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 सच एज एनी कंसेशन इन रेंट, रेंट में कोई कंसेशन मिला हो गिवन बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉय, अगर रेंट में कोई कंसेशन मिला हो तो उसे हम सैलरी में उसका समावेश नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को नहीं ध्यान में नहीं लेना है, इन चीज़ों को ध्यान में लेना है, इन चीज़ों को ध्यान में नहीं लेना है फॉर कैलकुलेटिंग सैलरी। तो ये हो गया, अगर आपने वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट करना है तो वहाँ सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है उसका हिसाब किताब मैंने आपको दिया है। सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपने शॉर्ट में BABC याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। जब तक दोस्तों आप ये रूल्स नहीं समझेंगे आपको आगे के सम्स की वैल्यूएशन समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम पहले रूल्स समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो सम आएंगे वो रेंट फ्री अकोमोडेशन के बेसिस पे सम होंगे। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या है, इसमें कितने प्रकार होते हैं और इसमें कितने प्रकार के कर्मचारी होते हैं, ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। रेंट फ्री अकोमोडेशन में दो प्रकार के अकोमोडेशन होते हैं, एक होता है अनफर्निश्ड और दूसरा होता है फर्निश्ड। बिन सजावट वाला मकान जिसमें सुविधाएं नहीं होती है, जहाँ सुविधाएं नहीं होगी वहाँ दुविधाएं होगी, और जहाँ पे सुविधा ही सुविधा है यानी फर्निश्ड है, सजावट वाला मकान आपको रहने के लिए दिया है। तो फर्निश्ड और अनफर्निश्ड ऐसे दो प्रकार के अकोमोडेशन है। तो अनफर्निश्ड का कुछ वैल्यूएशन अलग होगा और फर्निश्ड का वैल्यूएशन कुछ अलग होगा। तो जब भी आप इस प्रकार के सम कैलकुलेट करेंगे पहले आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा कि जो रहने का मकान दिया है वो फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है, ये क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, तो ही आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो अब चलिए अब देखते हैं पहली कैटेगरी के अकोमोडेशन को,
वेयर द अकोमोडेशन इज अनफर्निश्ड, अगर अनफर्निश्ड मकान आपको रहने के लिए दिया गया, खंडर जैसा मकान आपको रहने के लिए दिया है, इसमें सुविधा जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ एकदम बेसिक सुविधाएं सिर्फ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, फर्नीचर नहीं है, एसी नहीं है, टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, उसे अनफर्निश्ड माना जाएगा। चलिए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो उसके लिए सिर्फ लाइसेंस फी जो होगी वही टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी, इसमें और कुछ नहीं देखना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ के अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है या अदर एम्प्लॉयज है तो आपने इस टेबल को फॉलो करना है। टेबल में क्या है वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में। टेबल में क्या है, अगर प्राइवेट, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के अंदर प्राइवेट एम्प्लॉयज अगर हैं कंपनी के अंदर तो उनकी हम टैक्सेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना % टैक्स लगेगा सैलरी के ऊपर, तो वो समझने की कोशिश करें। आपने 3 चीजों का ध्यान रखना है, एक पॉपुलेशन है, दूसरा जो मकान रहने के लिए दिया है वो मकान की ओनरशिप कंपनी की हो, यहाँ जो मकान रहने के लिए दिया है वो मकान कंपनी ने भाड़े पे लेके दिया हो, कंपनी ने कर्मचारी को भाड़े पे लेके दिया, कंपनी ने भाड़े पे लेके दिया। तो यहाँ कंपनी की बातें हो रही है। पहले पॉपुलेशन ध्यान में लेंगे, जो सिटी में आप रह रहे हैं, जिस सिटी में आपकी कंपनी है और उस सिटी में आपको अगर कोई रहने की सुविधा दी गई है तो उस सिटी का पॉपुलेशन क्या है, उसके बेसिस पे टैक्सेबिलिटी कैलकुलेशन करना है। तो पॉपुलेशन बेस होगा, दूसरा बेस इन दोनों में से एक होगा, या तो ओनरशिप, जो भी मकान कंपनी ने रहने के लिए दिया हो उसकी ओनरशिप या तो कंपनी की होगी या तो वो मकान कंपनी ने भाड़े पे लेके कर्मचारी को रहने के लिए दिया हो। ये 2 सिचुएशन में से कोई भी एक ही सिचुएशन है। पॉपुलेशन तो आपने देखना ही देखना है, अगर अनफर्निश्ड हाउस है और प्राइवेट एम्प्लॉयज हो तो आपने ये सारी चीजें देखनी है। पहली सिचुएशन में यूं कह रहे हैं कि अगर जो सिटी में कंपनी है उस कंपनी के अंदर अगर रहने की सुविधा दी गई है, the accommodation given if it is situated in the city having population of more than 25 lakhs, अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है और ओनरशिप मकान की कंपनी की है तो 15% सैलरी की अमाउंट टैक्सेबल मानी जाएगी। अगर वही मकान भाड़े पे लेके दिया है कंपनी ने, कोई मकान भाड़े पे लेके दिया है, ओनरशिप का नहीं है कंपनी की, भाड़े पे लेके अगर कर्मचारी को रहने के लिए दिया है तो वहाँ 2 चीजें कंपेयर की जाएगी। एक होगा भाड़ा जितना पे किया गया है वो भाड़े की रकम, रेंट पेड, और दूसरी कंपैरिजन किसके साथ की जाएगी, वही 15% सैलरी की। इन दोनों में से जो रकम लोअर होगी वो टैक्सेबल होगी, यानी यहाँ पे आपने 2 रकम ध्यान में लेनी और उसमें से जो लोअर होगी वो टैक्सेबल मानी जाएगी, टैक्स फ्री नहीं, टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रकम, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं, यहाँ कंपैरिजन भाड़े में भाड़े का कंपैरिजन हो जाएगा, सिंपल है, ओनरशिप में भाड़ा है ही नहीं तो कंपैरिजन होगा, सिंपल लॉजिक है। चलिए, तो 25 लाख की बात हो गई, 25 लाख से ज्यादा की बस्ती हो तो, लेकिन ऐसी सिटी में आप रहते हैं, काम करते हैं, कंपनी वहाँ पे लोकेटेड है, सिचुएटेड है, जहाँ पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो लेकिन 25 लाख से कम हो, तो कितना % टैक्स लगेगा, और अगर जो हाउस है उसकी ओनरशिप कंपनी की है तो 10% सैलरी का लगेगा, टैक्सेबल होगा। और अगर भाड़े का मकान हो तो वही प्रोविजन है ऊपर, सेम एज अबाव, वही यहाँ की प्रोविजन सब में एक जैसी, सेम एज अबाव, यानी पहला पॉइंट याद रखा, सब में वही है, लेकिन यहाँ सैलरी के हिसाब से वेरिएशन है, परसेंटेज के हिसाब से। 10 लाख से कम की वस्ती हो तो आपने 7.5% लेने सैलरी के, अगर ओनरशिप करनी। ये टेबल आपने इस तरीके से याद रखना है। 25 लाख से ज्यादा हो तो 15% टैक्सेबल है, 10 लाख से ज्यादा हो लेकिन 25 लाख से कम हो तो 10% टैक्सेबल होगा सैलरी का। 10 लाख या 10 लाख से कम हो, 10 लाख या 10 लाख से कम हो तो 7.5% लेना है सैलरी का, टैक्सेबल माना जाएगा। ये टैक्स कौन पे करेगा, कर्मचारी पे करेगा, ध्यान रखना, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अगर ओनरशिप कंपनी की है तो। भाड़े का मकान हो तो 2 ही बात आपको माइंड में रखनी, पहला, जो भाड़ा पे किया गया वो उसका कंपेरिजन 15% सैलरी से किया जाएगा, लोअर इज टैक्सेबल। ये टेबल आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए, जो अभी हमने चर्चा की, वो फर्निश्ड अगर मकान दिया है रहने के लिए तो आपने ये टेबल ध्यान में लेना, ये टेबल आपको ध्यान में रखना ही है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, पहली कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी है वेयर द अकोमोडेशन इज फर्निश्ड, जहाँ जो रहने की सुविधा आपको दी है फुल फर्निश्ड है, फर्नीचर दिया, एसी दिया है, फैन दिया है, रेडियो दिया है, फ्रिज दिया है, टीवी दिया है, सब कुछ दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दे दिए सब रहने के लिए, तो वो फर्निश्ड हाउस हो गया।
मस्त हाउस दिया है, वहां से आपको बाहर जाने का मन नहीं करे, तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? स्टेप 1 क्या कहता है? सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ सच अकोमोडेशन प्रिज्यूमिंग दैट इट इज एन अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्निश्ड का पहला स्टेप है कि आपने अनफर्निश्ड वैल्यू निकालनी है, यानी अभी जितनी बातें मैंने अनफर्निश्ड में आपसे की है वो फर्निश्ड में पहले आपने फॉलो करनी है। यानी फर्निश्ड के अंदर अनफर्निश्ड का समावेश हो जाता है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन अनफर्निश्ड का आपको करना है फर्निश्ड के अंदर। यानी पहले अनफर्निश्ड वैल्यू निकालनी, टैक्सेबल अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकालनी, सबसे पहला स्टेप आपका ये है। दूसरा स्टेप क्या है? add 10% per annum of the original cost of furniture to the value received as per step 1 only if the furniture is owned by the company। कंपनी ने जो फर्निश्ड हाउस दिया है उसके अंदर फर्नीचर दिया है आपको, तो फर्नीचर की जो वैल्यू है उसका 10% ले लेना है। 10% अमाउंट टैक्सेबल होगा उसका। ये तभी लेना है अगर फर्नीचर की ओनरशिप कंपनी की है, तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। उसके बाद यानी 10% तभी लेना है अगर ओनरशिप कंपनी की हो तो फर्नीचर की। तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि भाई फर्नीचर कंपनी ने अपने ओनरशिप का नहीं लिया हो लेकिन फर्नीचर भी भाड़े पे लेके दिया हो, हायर चार्जेस जो उसका भाड़ा है वो पे किया जा रहा है, तो जो भी भाड़ा कंपनी पे कर रही है इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। पे कंपनी कर रही है लेकिन एंजॉय तो एम्प्लॉय कर रहा है ना, तो एम्प्लॉय के हैंड्स में वो टैक्सेबल माना जाएगा। तो तीन चीजें हैं सिर्फ, पहले अनफर्निश्ड वैल्यू कैलकुलेट करके रख देनी है यहाँ पे, उसके बाद अगर कोई फर्नीचर दिया गया है, एडिशनल फर्नीचर दिया गया और ओनरशिप कंपनी की है तो 10% ले लेना है उसकी वैल्यू का फर्नीचर की। और तीसरी सिचुएशन क्या है? अगर कोई फर्नीचर भाड़े पे लेके दिया है और भाड़ा कंपनी ने पे किया है तो वो ऐड करना है, जितना भी भाड़ा है वो ऐड कर देना है वैल्यू के। तो इस तरीके से आप फर्निश्ड वैल्यू निकाल पाएंगे, टैक्सेबल वैल्यू, इन तीन चीज़ों को ऐड करें। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, हियर द टर्म फर्नीचर इंक्लूड्स रेडियो सेट। फर्नीचर के अंदर क्या क्या आएगा? फर्नीचर का यहाँ डेफिनेशन दिया गया है, फर्नीचर में क्या क्या आएगा? रेडियो सेट, टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और अदर हाउस होल्ड अप्लायंसेस, घरगथ्थु चीजें जो भी होती, घर का जो भी सामान होगा वो सारी चीजें इसके अंदर का समावेश हो जाता है। जब फर्नीचर शब्द यूज किया जा रहा है तो फर्नीचर में सारी चीजों का समावेश हो जाता है।